नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मौर्य कला से संबंधित तीसरा वीडियो, जो मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बाद का वीडियो है और यह मौर्य वंश का अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य प्रशासन संबंधी व्यवस्था से जितने भी प्रश्न थे उन सभी को अपने पहले वीडियो में कवर किया था और मौर्य प्रशासन संबंधित 2 वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिए गए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखें और तब इस वीडियो को देखें, तो यह वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित उसकी मौर्य कला, उनके जो प्रमुख शिलालेख थे, स्तंभों का जो उस समय निर्माण हुआ था, गुहा लेख जो उनके द्वारा बनाए गए थे, और स्तूप, लोक कला, राजप्रसाद और अशोक का जो धर्म का प्रचार था उसके बारे में, और उसके बाद धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या क्या प्रयास किए उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ पर काफ़ी बनाता है और इस वीडियो से आप लोगों को ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में आप लोगों ने पहले भी देख चुके होंगे और कई सारे प्रश्न आगे भी आएंगे। तो आइए समझते हैं कि मौर्य कला किस प्रकार की थी और उससे क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब मौर्य कला या कला की बात करें, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, इसके पहले जब हम लोग समय में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास जो हुआ वह मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। हम लोग देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय था या सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हुई, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि सबसे पहले जो कला का व्यवस्थित विकास हुआ था वह उस समय कला का व्यवस्थित विकास नहीं था। वहाँ पर कला की खोज हो चुकी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में आते आते वह कला विलुप्त हो गई थी और उसका विकास कहीं न कहीं नगण्य हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि जब मौर्य वंश का उदय होता है तो यहाँ पर नगरीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का एक साथ उदय होता है और यह साम्राज्य भारत के विशाल भूभाग पर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर मौर्य कला से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो कला का सुव्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ था वह मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। आगे हम यहाँ बात करते हैं कि उन सभी कलाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, या मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी और उनकी कलाओं के बारे में जो जानकारी है वह सब कहाँ से मिलती है। तो मौर्य कला में या मौर्य प्रशासन में जो भी हमारे राजा हुए, उन्हें जैसे अशोक है या जो और अन्य उनके वंशज हुए, उन सभी ने कुछ शिलालेखों का निर्माण कराया और उनमें से प्रमुख रूप से जो अशोक ने निर्माण करवाए थे उनमें शिलालेखों की जो संख्या पाई गई है वह 14 पाई गई है। इनमें से इन शिलालेखों में से जो कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए उनके बारे में समझते हैं। हम यहाँ पर अशोक द्वारा जो सबसे पहला शिलालेख बनवाया गया था वह उस शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। तो जो पहला शिलालेख था उसमें पशुबल की निंदा की गई है और हिंसा को न करने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि अशोक जब धर्म की नीति से अलग था या उसने जब कलिंग युद्ध नहीं किया था, उसके पहले वह खुद इतना हिंसक था और उसके खुद के किचन में मोर का मांस पकाया जाता था। तो यहाँ पर जब वह धर्म का मार्ग अपना लेता है, तो उसने जब अपने शिलालेखों में सबसे पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा को कहा है। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर चौथा शिलालेख, जो कि भेरी घोष की जगह उसमें धम्म घोष को अपनाने की बात कही गई है। भेरी घोष अर्थात तलवार के बल पर शासन और धम्म घोष अर्थात धर्म के आधार पर शासन किया जाना। तो यहाँ पर जब अशोक कलिंग युद्ध को करता है अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में, उसके पश्चात उसका हृदय विचलित होता है और वह धम्म मार्ग को अपना लेता है। तो उसी धम्म मार्ग को यहाँ पर चौथे शिलालेख में उसने बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 5वें शिलालेख की। तो 5वें शिलालेख में जो जानकारी दी गई है वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। धम्म महामात्र ऐसे व्यक्ति होते थे जिनका कार्य हर 5वें वर्ष में
अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या जो धर्म वो अपनाए हुए थे उसके प्रचार के लिए जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक करना और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उससे जोड़ने का कार्य होता था। तो इस प्रकार 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं 7वां और 8वां शिलालेख जो है वह तीर्थ यात्रा से संबंधित है। 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है कि अपने धम्म मार्गों को अपनाने के बाद अशोक ने अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्राएं की। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अशोक ने अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ पर यात्राएं की थी। तो उन यात्राओं का जो वर्णन दिया गया है वह 7वें और 8वें शिलालेख में दिया गया है। वहीं अगर 13वें शिलालेख की बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट शिलालेख है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या परीक्षाओं में प्रश्न देखे भी होंगे कि इस उसके बाद हम लोग बात करें 13वें शिलालेख की। जो 13वां शिलालेख था वह सबसे इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलिंग युद्ध के बारे में इस शिलालेख में जानकारी दी गई है कि जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है और वहाँ पर रक्तपात मचाता है, उसके बाद उस युद्ध के पश्चात उसका हृदय काफ़ी परिवर्तित हो जाता है और वह धम्म के मार्ग को अपना लेता है और कभी भी युद्ध न करने की उसने शपथ ली। तो इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है और उसके हृदय परिवर्तित होने का भी वर्णन बताया गया है। तो यहाँ पर 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तित होने की जानकारी दी गई है। तो यहाँ हमें इन शिलालेखों में याद रखना है कि शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो वह हमारी संख्या 14 है। और प्रथम शिलालेख में पशुबलि की निंदा, चौथे शिलालेख में भेरी घोष और धम्म घोष का वर्णन किया गया है। वहीं 5वां जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 7वां और 8वां शिलालेख है उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। वहीं 13वां शिलालेख जो है वह कलिंग युद्ध जो 13वां शिलालेख है वह कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तित होने के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शिलालेखों की खोज के बारे में कि इन शिलालेखों की खोज किसने की। तो सबसे पहले पॉटेद्री या पाड्रेटी फैंथेलर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1750 में इन शिलालेखों की खोज की और उन शिलालेखों के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया, परंतु यह सफल नहीं हो सके क्योंकि उस समय इसमें इन शिलालेखों में जो लिपि का प्रयोग किया गया था उसे पढ़ने में इनको सफलता नहीं मिल पाई। और इन शिलालेखों की खोज के बारे में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले शिलालेखों की खोज किसने की और कब की, तो पातेद्री फैंथेलर नामक व्यक्ति थे जो 1750 में इन शिलालेखों की खोज करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि पूछा जाए कि सबसे पहले इन शिलालेखों को पढ़ने की सफलता किस मिली, तो 1837 में एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति जिन्होंने इस शिलालेखों को पढ़ा और उन शिलालेखों में जो जानकारी अंकित की गई थी उसे देने का प्रयास किया और यह व्यक्ति सफल हुए। तो यहाँ पर सफल रूप से जिन व्यक्ति ने उन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई वह व्यक्ति हमारे जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 ईस्वी में इन शिलालेखों को पढ़ा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर शिलालेखों में जो लिपि लिखी गई है वह किस प्रकार की लिखी गई है। तो इन शिलालेखों पर प्रमुख रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है और उन लिपियों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर इन लिपियों से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम लिपियों की बात करें तो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था जहाँ तक मौर्य साम्राज्य जैसे ईरान तक विकसित था, तो अफ़गानिस्तान में मुख्य रूप से ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम बात करें खरोष्ठी लिपि की, जो खरोष्ठी लिपि थी उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खरोष्ठी लिपि जो थी वह हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वहीं अगर जो ब्राह्मी लिपि है
वह ब्राह्मी लिपि हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। तो इसके क्रम से भी लिखने के प्रश्न भी बनाए जाते हैं कि इन लिपियों का लिखने का क्रम किधर से किधर की ओर है, तो उससे भी हमें याद रखना है। इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग किया गया इन शिलालेखों को लिखने में। तो सबसे ज़्यादा लिखने का जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह हमारी ब्राह्मी लिपि है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मौर्य कला से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी को शॉर्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्तंभों की। तो मौर्य कला से संबंधित जितने भी स्तंभ हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पर 7 बताई गई है। मौर्य काल में स्तंभों से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सारनाथ स्तंभ के बारे में जानकारी दी गई है और इसी से प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। सारनाथ स्तंभ जिसमें प्रमुख रूप से 4 सिंह बने हुए हैं और यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी माना गया है, जिसमें और अगर यहीं पूछ ले कि इनमें कितने जानवरों का अंकन किया गया है तो उसमें 4 जानवरों का अंकन किया गया है, जिसमें घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, इन 4 जानवरों के अंकन भी किया गया है। तो ये एक ऐसा स्तंभ है जिसको हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमें 3 ही शेर दिखाई देंगे। और इन जो घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, इनके बारे में भी जो जानकारी दी गई है उसमें अगर हम लोग याद करने के लिए इनको रखें तो यहाँ पर हेलो नामक हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जिसमें H का मतलब हॉर्स, E का मतलब एलिफेंट, L का मतलब लायन और O का मतलब ऑक्स। तो इस प्रकार हम लोग इनको भी याद रख सकते हैं कि उसमें कितने जानवरों को जानकारी दी गई है। और इसके बाद बात करें कि इसमें एक 24 तीलियों वाले चक्र की भी जानकारी दी गई है कि इस अगर प्रश्न पूछे कि 24 तीली जो कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का भी चिन्ह है, तो प्रश्न पूछता है कि उसमें जो सारनाथ स्तंभ में जो चक्र बनाया गया उसमें तीलियों की संख्या कितनी है, तो वह प्रमुख रूप से 24 है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो मौर्य वंश में कुछ गुहा लेखों का भी निर्माण करवाया गया था। अपने जीवन काल में अशोक ने भी अपने जो धर्म के प्रचार के लिए महामात्रों को नियुक्त किया था, उनके लिए भी उसने काफ़ी सारे कार्य किए और उनके निवास स्थलों को भी बनवाया। उन्हीं के अंतर्गत बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान बनवाए गए। पहाड़ों को खुदाई करके उनके लिए रहने का स्थल बनाना, जो कि बारिश, जाड़े और हर तरीके के मौसम में उनकी रक्षा करता था। और उसके बाद जो उनके पौत्र हुए, अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा भी नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि गुहा लेख जो बनवाए गए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा बनवाया गया आजीविकों के लिए गुहा लेख था। और उसके बाद नागार्जुन पहाड़ी में जो गुहा लेख का निर्माण कराया गया था वह अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्माण कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्तूपों के बारे में। तो स्तूपों के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश MP में स्थित है। और इसके अलावा भरहुत स्तूप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और भारत और विदेशों में भी स्तूपों की संख्या के बारे में कई सारे जगहों के बारे में चर्चा की गई है। इनके जो स्तूप थे पूरे विश्व भर में काफ़ी जगह फेमस रहे हैं और उनका निर्माण भी कई जगहों पर करवाया गया है। वहीं कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप क्या होते थे? तो स्तूप एक गुंबदनुमा आकृति होती थी और इसके ऊपर ऐसे बंद कर दिया जाता था। तो इसमें जो इनके संप्रदाय या धर्म महामात्र जो होते थे, इन स्तूपों में यह गुंबदनुमा आकृति होती थी और इसके ऊपर बॉक्सनुमा आकृति बनाई जाती थी। इस बॉक्स में जो इनके धर्मों से जुड़े हुए संबंधित अनुयायी होते थे या इनके जो धर्म महामात्र होते थे, उनकी अस्थियों के अवशेष या उनसे जुड़े हुए सभी चीज़ों को इसमें रखा जाता था। तो इस प्रकार स्तूपों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं राजप्रसाद के बारे में। तो राजप्रसाद जो इसमें पता चलता है कि राजप्रसाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इस वंश के संस्थापक थे, राजप्रसाद का अर्थ होता है राजा का महल। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में एक
बहुत विशाल महल का निर्माण कराया था, जिसमें पाटलिपुत्र में प्राप्त 80 स्तंभों वाला महल था। यह एक ऐसा महल था जो 80 खंभों पर खड़ा था और इसकी जो फर्श थी वह लकड़ी की और इसकी जो छत थी वह भी लकड़ी की बनी थी। तो यह एक पहली ऐसी इमारत थी जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर राजप्रसाद के अंतर्गत पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभों वाला महल की जानकारी मिलती है और इसमें पत्थर एवं लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। तो राजप्रसाद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा लोक कला में भक्ष एवं भक्षिणी की भी मूर्ति की जानकारी मिलती है। तो यहाँ राजप्रसाद तक तो हम लोगों ने ऐसी जानकारी ली जिसमें वहाँ के जो मौर्य वंश के जितने भी राजा थे उनके द्वारा जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी कार्य किए गए उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा वहाँ की जो जनता थी उसके द्वारा भी जो उनके अनुयायी थे उन्होंने भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई सारे कार्य किए, जिसमें भक्ष एवं भक्षिणी की मूर्ति थी जो उस लोक कला को दर्शाती थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर NBPW, जिसका मतलब होता है उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। इस उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड से भी मौर्य कला प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ के जो जनता थी उसने भी उस लोक कला के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सारे कार्य किए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। अशोक का धम्म काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में कि जब अशोक अपने 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ता है उसके बाद उसका हृदय विचलित होता है और वह धम्म का मार्ग अपना लेता है। तो इस प्रकार यह घटना उसके जीवन काल में काफ़ी महत्व स्थान रखती है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यह एक ऐसा मार्ग था जिसमें सभी धर्मों का सार था, जो कि बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। तो इसने अपने जीवन काल में युद्ध करने के बाद कभी भी युद्ध न करने की कसम खाई और धर्म का मार्ग अपना लिया। धर्म के मार्ग में चलने हुए उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सारे कार्य किए और उसके अंतर्गत उसने हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलने की शपथ ली। तो यह जो बौद्ध धर्म था वह अपने साथ नैतिकता को जोड़े हुए था और पूरी तरीके से नैतिक मार्ग पर चलने की जानकारी देता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके बाद धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या क्या कार्य किए। तो अपने जीवन काल में युद्ध के जब उसने कभी न युद्ध लड़ने की शपथ ली उसके बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं भी काफ़ी सारे कार्य किए और उसने जो अपने अनुयायी जो रखे थे और जो उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, इसके अलावा उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश में भेजा। तो आगे आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या क्या कार्य किए। तो अब उसका एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था, जिसमें वह बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वह श्रीलंका भेजता है ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया जाता है। इसके अलावा उसकी पुत्री नेपाल भी जाती है, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म को वहाँ के राजा सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार अशोक ने अपने देश के अलावा विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सारे कार्य किए। इसके बाद उसने अगला जो कार्य किया हुआ है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि धर्म महामात्र कौन होते थे। तो धर्म महामात्र ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने जीवन काल के 5वें वर्ष में हर 5वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे। इसके अलावा वहाँ पर शिलालेख, स्तंभ, स्तूपों का भी निर्माण किया गया है। शिलालेख अर्थात पत्थरों पर खुदाई के द्वारा किसी लिपि द्वारा अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जानकारी अंकित करना। स्तंभों में किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जानकारी देना। स्तूप के बारे में अभी मैंने बताया कि स्तूपों में उन अनुयायियों और उन धर्म से जुड़े जितने भी महामात्र होते थे या उनके जो पुजारी होते थे उनकी अस्थियों के अवशेष भी रखे जाते थे। तो इन सभी आकृतियों का भी निर्माण कराया गया।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म की यात्रा कहाँ कहाँ हुई। तो अपने जीवन काल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ने के बाद 10वें वर्ष में वह बोध गया जाता है और अपने जीवन के 20वें वर्ष में वह रुक्मिणीदेवी अभिलेख, जो कि लुम्बिनी से जुड़ा हुआ है, रुक्मिणीदेवी यह अभिलेख उसका सबसे छोटा अभिलेख था। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, तो वह रुक्मिणीदेवी अभिलेख है। तो यहाँ से भी हमें प्रश्न 2 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। धर्म यात्रा का क्रम के बारे में अगर हम बात करें कि अशोक ने अपने जीवन काल में धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ पर यात्राएं की, तो सबसे पहला स्थल जो था वहाँ पर यात्रा करने के लिए वह बोध गया, उसके बाद कुशीनगर गया, उसके बाद वह लुम्बिनी, और उसके बाद कपिलवस्तु, और उसके बाद वह सारनाथ और फिर श्रावस्ती की यात्रा करता है। बोध गया वही स्थल है जहाँ पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जहाँ उसकी मृत्यु हुई, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये सभी स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में मौर्य कला से उसके शिलालेखों से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उन्हें समझने का प्रयास किया। उन शिलालेखों की खोज किसने की उसके बारे में समझा, उसके स्तंभों की संख्या कितनी थी उसे समझने का प्रयास किया। गुहा लेख, स्तूप, राजप्रसाद और लोक कला से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन्हें समझने का प्रयास किया। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर अशोक के धर्म की नीति क्या थी, उसने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ यात्राएं की और उसके द्वारा किए गए कौन कौन से प्रयास थे जिससे बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित हो सका। इसके बाद अशोक की मृत्यु के बाद उसके जितने भी वंशज हुए उसमें इतनी योग्यता नहीं थी, तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म था वह काफ़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और लगभग 135 वर्षों के पश्चात इस धर्म की अंत होने लगा। और इस प्रकार अशोक ने उसको काफ़ी संरक्षण दिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए कई सारे कार्य किए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जितने भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को कवर किया। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अब कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अवश्य लिखें और ढेर सारा प्यार दें। और देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।